नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने केंद्र से जीवा पर लंब को पढ़ा था, जिसमें हमने दो प्रमेयों को जाना था। और इस भाग में हम पढ़ेंगे समान जीवाएं तथा उनकी केंद्र से दूरियां। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा करते हैं हम स्टार्ट। तो देखिए, हमारे पास है समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां। तो मान लीजिए कि आपके पास एक व्रत है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक व्रत। अब देखिए, इस व्रत में हमारे पास कितनी भी जीवाएं हो सकती हैं। क्या हो सकता है? इस व्रत में हमारे पास बहुत सारी जीवाएं हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि एक जीवा हो गई हमारी, ये एक हमने बना ली ये जीवा, ठीक है। एक हमने बना ली ये वाली जीवा, एक जीवा हमारे पास ये वाली हो जाएगी, और इसका केंद्र क्या हो जाएगा? ये इसका केंद्र है। और केंद्र से गुजरने वाली जो जीवा होती है वो हमारी क्या होती है बच्चों? वो हमारी व्यास होता है। तो केंद्र से जो जीवा हमारी जाएगी वो होगा हमारा व्यास। तो ये हो गया, मान लीजिए ए बी। तो क्या है यहां पर? ये जो ए बी है ये क्या है? ये हमारे पास है व्यास। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितनी भी हमने जीवाएं खींची हैं, हम इनकी यहां पर केंद्र से दूरियां बताएंगे। क्या बताएंगे बच्चों? इन जीवाओं की केंद्र से दूरियां। जैसे देखो, ये जो जीवा है, ये वाली जो जीवा है हमारे पास, ये कैसी है? ये हमारी छोटी जीवा है यदि हम इस वाली जीवा से तुलना करें तो। और इनकी दूरियां हम निकालेंगे केंद्र से। जैसे देखो, इस वाले जीवा की केंद्र से दूरी ये हो गई, और इस जीवा की केंद्र से दूरी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो इस तरह से हम इनकी केंद्र से दूरियां निकाल सकते हैं। क्लियर? समझ में आया सभी को? अब आप मुझे एक चीज बताओ, क्या है वो ये चीज? कि ये जो हमने व्यास खींचा है ए बी, इस व्यास की केंद्र से दूरी कितनी होगी? देखो, केंद्र क्या है हमारे पास? ये है। तो चूंकि ये जो केंद्र है ये हमारा व्यास पर ही स्थित है, और जब हमारा ये जो केंद्र है ये व्यास पर ही है, तो इसकी क्या हो जाएगी? केंद्र से दूरी शून्य हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, क्या लिख सकते हैं बच्चों? कि जो हमारे पास क्या होता है? व्यास होता है। उस व्यास की केंद्र से दूरी 0 होती है। क्या बता रहे हैं? व्यास की केंद्र से दूरी, व्यास की केंद्र से दूरी शून्य होती है। क्या होती है? व्यास की केंद्र से दूरी शून्य होती है। समझ में आ गया? तो क्या कह रहे हैं हम यहां पर अलग अलग जीवाएं ले रहे हैं और उनकी केंद्र से दूरियों को बता रहे हैं। तो देखिए बच्चों, एक व्रत में असंख्य जीवाएं हो सकती हैं। आप कितनी भी चाहो उतनी जीवाएं यहां पर खींच सकते हो। असंख्य जीवाएं होती हैं, और एक व्रत में जीवाएं खींचकर हम जांच सकते हैं कि लंबी जीवा छोटी जीवा की तुलना में केंद्र के निकट होती है। कि ये जो हमारी लंबी जीवा होती है ये छोटी जीवा की तुलना में हमारे केंद्र के निकट होती है। और व्यास जो व्रत की सबसे लंबी जीवा है वो क्या होती है? उसकी केंद्र से दूरी शून्य होती है, क्योंकि जो व्यास होता है वो क्या होगा? केंद्र व्यास पर स्थित होता है, इसलिए इसकी दूरी शून्य होती है, क्योंकि केंद्र पर क्या है हमारा? ये इस पर स्थित होता है। क्लियर? समझ में आ गया सभी को? तो व्यास क्या है? व्यास व्रत की सबसे लंबी जीवा है, और इस व्यास की केंद्र से दूरी शून्य होती है। क्यों होती है? क्योंकि केंद्र इस पर स्थित होता है। क्लियर बच्चों? ये चीज समझ में आ गई सभी को? अब हम क्या करेंगे, इससे संबंधित कुछ प्रमेयों को पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रमेय 9.5 है, एक व्रत की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। क्या बता रहे हैं हम? ये हमारे पास एक व्रत है, तो व्रत की बराबर जीवाएं, मान लीजिए कि एक व्रत की जीवा हो गई ये पी क्यू, और एक जीवा हो गई ये आर एस, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि व्रत की बराबर जीवाएं, यानी कि ये जब जीवाएं आपकी बराबर हैं तो क्या होगा? ये व्रत की बराबर जीवाएं व्रत के केंद्र से समान दूरी पर स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दूरी होगी ओ एल,
और इसकी केंद्र से दूरी ON होगी, ये दोनों दूरियां कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो यदि हमारे पास दिया है कि दो जीवाएं हमारे पास बराबर है, तो उन जीवाओं की केंद्र से दूरी बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि OL बराबर होगा ON। क्या हो जाएगा? इन दोनों की जो केंद्र से दूरी होगी वो बराबर होगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसे हम सिद्ध किस प्रकार करेंगे। तो देखो, दिया क्या है आपके पास? दिया है हमारे पास, क्या दिया गया है? हमारे पास दिया है वृत्त की बराबर जीवाएं, यानी कि हमारे पास दोनों जीवाओं की लंबाई बराबर दी गई है, यानी PQ बराबर है हमारे पास RS। तो हमारे पास दिया गया है PQ बराबर RS, और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि इन जीवाओं की केंद्र से दूरी समान होती है। मतलब हमें OL को बराबर सिद्ध करना है ON के, OL को बराबर सिद्ध करना है हमें ON के। तो देखो बच्चों, जब भी हम दो भुजाओं को बराबर सिद्ध करना चाहते हैं, तो ये दोनों भुजाएं आपके जिन त्रिभुजों में होंगी, हम उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे और फिर लगाएंगे CP/CT नियम। तो देखो, OL कहाँ है? OL है आपकी ये भुजा और ON है आपकी ये भुजा, लेकिन हमें ये भुजाएं त्रिभुजों में तो मिल ही नहीं रही, नहीं मिल रही त्रिभुजों में। अब यदि ये भुजाएं त्रिभुजों में नहीं हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम यहां पर रचना कर सकते हैं। तो देखिए, रचना कर देते हैं। अब रचना में क्या किया जाए? देखो, हम रचना कैसे करेंगे? इस O को इस Q से मिला देंगे और इस O को इस S से भी मिला देंगे। क्या किया हमने? त्रिभुज बनाने के लिए इस O को Q से मिला दिया और इस O को S से भी मिला दिया। तो केंद्र O को बिंदुओं किस किस से मिलाया है? केंद्र O को हमने बिंदुओं Q व S से मिलाया, Q व S से हमने यहां पर इसे मिला दिया। अब देखिए, उपपत्ति में हम क्या कह सकते हैं? देखो, अब हमने जैसे ही मिलाया, हमारे पास दो त्रिभुज तैयार हो गए। अब देखिए, दोनों त्रिभुजों में एक त्रिभुज तो हमारे पास हो गया यहां पर OLQ और एक त्रिभुज हो गया ONS। अब हम इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो देखिए, क्या करेंगे हम? हमें क्या करना है? OL को बराबर करना है ON के। तो हम त्रिभुज लेंगे, एक तो लेंगे OLQ और एक लेंगे हम ONS। तो अब त्रिभुज, कौन कौन सा त्रिभुज लिया है? OLQ व त्रिभुज ONS में। अब बताओ, सर्वांग समता का कौन सा नियम आपके दिमाग में आ रहा है? देखो, जैसे ही हमें समकोण त्रिभुज मिला, समकोण मिलते ही हमारे दिमाग में पहली चीज आती है RHS सर्वांग समता नियम। और समकोण यहां पर क्यों होगा? ये क्या है? केंद्र से जीवा पर लंब है, मतलब ये यहां पर 90 डिग्री के कोण होंगे। तो अब हम यहां पर प्रयोग करेंगे RHS सर्वांग समता नियम का। तो देखिए, क्या कर सकते हैं? समकोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी कर्ण, और ये यहां पर कर्ण हो गई OQ भुजा, और इस त्रिभुज में हमारी जो कर्ण है वो हो जाएगी OS भुजा। क्लियर? यहां हो गई OQ भुजा और यहां हो गई OS भुजा कर्ण। 90 डिग्री का कोण मिल गया, तो बचा क्या? हमें चाहिए एक भुजा। तो उस भुजा के लिए हम क्या करेंगे? हम करना चाह रहे हैं कि इस LQ को बराबर सिद्ध करना चाह रहे हैं NS के। तो ये हम किस प्रकार कर सकते हैं? देखो, समझने की बात है। हम क्या कह रहे हैं कि यदि जीवा पर केंद्र से एक लंब डाला जाता है, तो वो लंब हमारी जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? जब केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है, तो ये लंब इस जीवा को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा।
मतलब PL बराबर होगा LQ के। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि हमारे पास PQ किसके बराबर है, PQ बराबर है RS के, ये हमें दिया है। और यदि हम इसका आधा कर लें PQ बटे 2 और RS बटे 2, तो इसका आधा क्या आएगा, देखो PQ बटे 2, हमें पता है कि जैसे ही हमने लंब डाला जीवा हो गई समद्विभाजित, मतलब PL बराबर हो गया हमारे पास LQ के। और जैसे ये बराबर हुआ मतलब PQ का आधा हो जाएगा हमारे पास LQ। कितना आ गया, PQ का आधा हो गया LQ। और ऐसे ही यहां पर RS का आधा हो जाएगा NS। और इसका कारण क्या होगा, हम यहां पर इसके कारण में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये हो गया इसका कारण। तो समझ में आ गया, LQ बराबर हो गया हमारे पास NS। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब देखो, अब यदि हम पुनः लें तो बताओ क्या कह ले रहे हैं हम, त्रिभुज OLQ व त्रिभुज कौन सा लिया है हमने, ONS में क्या हो जाएगा, देखो हमें सिद्ध करना है RHS यानी समकोण कर्ण और भुजा। तो देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास भुजा तो हो गई एक LQ बराबर NS समीकरण 1 से, और 90 डिग्री की बात करें यहां पर भी कोण, देखो ये रचना थी हमारी, और यहां पर कोण कितने का है, यहां पर कोण 90 का, यहां पर कोण 90 का, मतलब हम कह सकते हैं कोण OLQ बराबर होगा कोण ONS। और इसका कारण क्या है, दोनों 90 डिग्री के हैं। और अब बात करें हम हमारे कर्ण की, तो OQ बराबर होगा OS के। क्या होगा बच्चों, OQ बराबर होगा OS के। और इसका कारण यह है कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हमारे वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो ये दोनों हमारे वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्या हो गई, ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं। तो अब हमने यहां पर लगा दिया RHS नियम। ये हो गया हमारा H, ये हमारा R और ये हमारा S। तो अतः RHS सर्वांग समता कसौटी से, RHS सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएगा, RHS सर्वांग समता कसौटी से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमारे दोनों त्रिभुज जो हमने लिए हैं, त्रिभुज OLQ, ये हमारा सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ONS के। और जैसे ही बच्चों हमारे दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो हम लगा सकते हैं CPCT नियम। तो CPCT से क्या कह देंगे कि इन दोनों त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो OL है ये बराबर होगा ON के। किससे कहा है, ये CPCT से कहा है। OL बराबर हो गया, OL बराबर हो गया हमारा यहां पर ON के। ये हमने CPCT से कह दिया। अब समझिए OL क्या है और ON क्या है। तो यदि हम बात करें OL की, तो OL केंद्र की इस जीवा PQ से दूरी है, सही बात है। ON क्या है, ये ON केंद्र O की जीवा RS से दूरी है, सही बात है। और हमें क्या सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था कि हमारी केंद्र से इन जीवाओं के क्या होगी, दूरी बराबर होगी। देखो हमें यही तो सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था कि वृत्त की क्या होगी, बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। अर्थात हमें यहां पर OL को ON के बराबर सिद्ध करना था। हमने CPCT प्रयोग किया और यहां से यही हमारा क्या हो गया,
सिद्ध हो गया। क्या हो गया बच्चों? ये हमारा यहां पर सिद्ध हो गया। ठीक है, तो देखते हैं हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तो अतः एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं, बराबर दूरी पर होती हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? बराबर दूरी पर ये होती हैं। क्लियर? तो सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने इसे यहां पर सिद्ध किया है। एक बार देखो दोबारा से, हमें बोला गया है कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तो बराबर जीवाएं हमने दो ली, पी क्यू व आर एस, हमने यहां पर दो जीवाएं ले ली और ये दोनों जीवाएं बराबर हैं, तो अर्थात पी क्यू बराबर आर एस, और ये क्या है? जीवाएं हैं। और हमें सिद्ध करना है कि इन जीवाओं की केंद्र से दूरी बराबर है, तो अर्थात ओ एल बराबर ओ एन हमें यहां पर सिद्ध करना है। फिर देखो हमने क्या किया, हमें इन दो त्रिभुज चाहिए। कौन से दो त्रिभुज? जिन दोनों त्रिभुजों में ये भुजाएं आ रही हैं, उसके लिए हमने रचना कर दी। केंद्र O से Q को व S को यहां पर मिला दिया, तो हमारे दो त्रिभुज बनते हैं, त्रिभुज OLQ व त्रिभुज ONS। और इसमें हम कह सकते हैं कि चूंकि हमारा PQ बराबर है RS हमें दिया गया है, तो इसका आधा हमारे पास LQ बराबर NS होगा। और क्यों होगा? क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है? जीवा को समद्विभाजित करता है। तो अर्थात इन दोनों त्रिभुजों में जब हम लें तो हमारे पास LQ बराबर NS है, ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, और OQ बराबर OS हमारी त्रिज्याएं हैं। तो लग गया यहां पर RHS नियम और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो CPCT से हमने OL बराबर ON कह दिया और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया? अब करते हैं अगली प्रमेय। प्रमेय 9.6 है, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। ये आपकी पिछली प्रमेय का उल्टा है। क्या कह रहा है? वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र हो गया, इस वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, मतलब ये दूरी और ये दूरी, ये आपको बराबर दी गई हैं। OM बराबर ON दिया गया है। वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं, मतलब हमें सिद्ध करना होगा कि PQ बराबर हो RS के। क्या सिद्ध करना है बच्चों? हमें सिद्ध करना है PQ बराबर होगा RS। तो देखो किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लिखेंगे दिया है। क्या दिया गया है हमारे पास? केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, मतलब OM बराबर ON। तो हमारे पास दिया गया है OM बराबर ON, और सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं, मतलब ये दोनों जीवाएं हमारी लंबाई में समान होगी। PQ बराबर RS हमें करना है सिद्ध। अगेन दोबारा देखिए, दो भुजाएं जब हमें बराबर सिद्ध करनी हो तो ये दोनों भुजाएं जिस त्रिभुज में आ रही हैं, हमें वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने होंगे। तो बात करें PQ की और बात करें RS की, तो भाई त्रिभुज हमें नहीं मिल रहा है, मतलब हमें यहां पर रचना करनी होगी। तो हमने रचना कर ली, हमने P को यहां मिला दिया O से और यहां पर R को मिला दिया O से। तो हमने यहां पर रचना की है, क्या रचना की है? केंद्र O को बिंदुओं P व R से मिलाया, मिला दिया P व R से दोनों को। अब देखिए क्या करना है, अब हमें उपपत्ति में क्या करेंगे? तो जैसे ही हमने इनको रचना की, हमारे पास दो त्रिभुज तैयार हो गए। भाई एक तो मिल गया हमें ये त्रिभुज, एक मिल गया हमें ये त्रिभुज। तो अब हम लेंगे त्रिभुज PMO व त्रिभुज, एक तो PMO मिल गया और एक मिल गया RNO।
RNO में। तो क्या किया है, त्रिभुज PMO व त्रिभुज RNO में, और इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या कह सकते हैं, देखो ये OP बराबर है OR के, और ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या है, ये जो कोण हैं, ये दोनों कोण हमारे कैसे होंगे, ये दोनों कोण हमारे 90 डिग्री के होंगे। और कारण क्या है, कारण ये है केंद्र से जीवा पर लंब, केंद्र से जीवा पर लंब, मतलब यहां पर कोण होगा 90 डिग्री का। और देखिए और क्या कह सकते हैं, एक मिल गया हमें समकोण, ये मिल गया हमें कर्ण, अब चाहिए हमें यहां पर एक भुजा। तो अब आप बताओ भुजा कौन सी ले सकते हैं, क्या हम OM बराबर ON को ले सकते हैं, ये तो हमें दिया गया है, अर्थात हमारे पास R भी मिल गया, H भी मिल गया और S भी मिल गया। तो हम कह सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों में क्या कह देंगे, देखो सबसे पहले तो हमारे पास है OP बराबर OR, वृत्त की त्रिज्याएं क्या हो गई, ये हमारे वृत्त की त्रिज्याएं हो गई। OP बराबर OR दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए बराबर होंगे। और देखिए ये कोण कैसे हो गए, ये कोण हमारे 90 डिग्री के हो गए। तो हम लिख सकते हैं कोण PMO बराबर कोण RNO, और ये दोनों 90 डिग्री के, दोनों किसके हो गए, दोनों हो गए 90 डिग्री के। और अब ये चीज कैसे कहोगे कि भाई ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, देखो सिंपल सी बात है, अगर हमें ये कहना है कि दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, तो ये तो देखो ये जो जीवा है, इस जीवा पर ये क्या है, ये हमने लंब डाला है, और जीवा पर लंब डालेंगे मतलब हमारा कोण 90 डिग्री का होगा। क्लियर, समझ में आ गई ये चीज। अब बात करते हैं अगले की। तो OM बराबर ON हमारे पास यहां पर दिया गया है, OM बराबर ON हमें यहां पर क्या हुआ है, दिया गया है। आप ये भी कह सकते हो कि जैसे ही हमने लंब डाला तो ये हमारा समद्विभाजित हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया, पर इसकी जरूरत यहां पर नहीं है। तो अब देखो RHS, R क्या है आपका 90 डिग्री का कोण, H क्या है, H है आपका कर्ण, कर्ण हो गया ये, और एक चाहिए आपको भुजा, क्या लगाएंगे, RHS सर्वांग समता नियम लगाएंगे। तो अतः RHS सर्वांग समता कसौटी से, RHS सर्वांग समता कसौटी से दोनों की दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, ये दोनों की दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम हो जाएंगे, अर्थात त्रिभुज आपका PMO सर्वांग सम हो जाएगा किस त्रिभुज के, RNO के। ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम सिद्ध हो गए। क्लियर बच्चों, दोनों कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब जैसे ये दोनों सर्वांग सम हुए, हम यहां पर लगा सकते हैं CPCT नियम। तो अतः CPCT से, तो CPCT से क्या होता है, CPCT दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो CPCT से देखिए ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हैं, हमें यूज करना है CPCT। तो CPCT से क्या कहेंगे कि ये जो हमारा PM है, क्या है, ये जो PM है ये हमारा RN के बराबर हो जाएगा, PM बराबर हो जाएगा RN के। ये कह दिया हमने CPCT से, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि PQ बराबर होगा RS के। तो ये चीज किस प्रकार सिद्ध करी जाए, देखो PM तो हमने कर दिया RN के बराबर, और गौर से बात को सुनो, आप क्या कर रहे हो, केंद्र से जीवा PQ पर लंब डाला है, आपने केंद्र से इस जीवा पर लंब डाला है, तो ये लंब क्या करेगा, इस जीवा को समद्विभाजित करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि केंद्र से, या लिख सकते हैं वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डालें तो यह
जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। अगर जीवा को समद्विभाजित करता है मतलब क्या हो जाएगा, जीवा को समद्विभाजित कर रहा है मतलब हमारा पीएम बराबर हो जाएगा एम क्यू के। क्या हो जाएगा बच्चों, पीएम बराबर एम क्यू, पीएम बराबर एम क्यू। वह यहां पर हमारा हो जाएगा आर एन बराबर कितना हो जाएगा, एन एस। पीएम बराबर एम क्यू हो गया, आर एन बराबर एन एस हो गया। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, चूंकि हमारा पीएम बराबर है आर एन के, क्लियर बात है, और पीएम बराबर है एम क्यू के, तो इन दोनों को जोड़ें तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा। देखो, इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास पी क्यू प्राप्त हो रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास आर एस प्राप्त हो रहा है। तो क्या कह सकते हैं हम कि चूंकि क्या है हमारे पास, पी क्यू बराबर है, क्या है पी क्यू, पी एम प्लस एम क्यू, और ये दोनों क्या है कि पी एम बराबर है एम क्यू, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि पी क्यू बराबर हो जाएगा पी एम प्लस पी एम, मतलब पी क्यू बराबर 2pm। और चूंकि हमारे पास यहां पर पी क्यू हो गया, आर एस क्या है, आर एस है हमारे पास, क्या है बच्चों, आर एन प्लस एन एस, आर एन प्लस एन एस, और ये दोनों बराबर हैं, आर एन बराबर एन एस है, तो यहां से आर एस हो जाएगा आर एन प्लस आर एन, मतलब आर एस बराबर 2rn। अब आप मुझे बताओ, पी क्यू बराबर है 2pm और आर एस बराबर है 2rn, और हमने पढ़ा हुआ है, क्या पता है हमें पता है pm बराबर है rn के। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 में pm बराबर है rn, pm बराबर है rn, तो यहां से pm का मान हो जाएगा pq बटा 2, और यहां से हमारे पास rn का मान हो जाएगा rs बटा 2। समीकरण 2, समीकरण 3 तो लिख देंगे, समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, तो मान रख दीजिए, देखो कितना मान आएगा। जैसे ही हम मान रखेंगे तो यहां से तो आ जाएगा पी क्यू बटा 2, पी क्यू बटा 2, और ये आ जाएगा हमारे पास आर एस बटा 2। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा पी क्यू बराबर आर एस, और यही क्या करना था बच्चों, यही करना था हमें सिद्ध। तो यहां से पी क्यू बराबर आर एस हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए हम कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं, लंबाई में समान होती हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ये वाला किस प्रकार किया है। देखो सेम वही प्रोसेस यूज की है, आरएचएस का प्रयोग किया है, दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया है, और जैसे ही दो त्रिभुज सर्वांग सम हुए हमारे पास मिला पीएम बराबर आरएन, और हमें पता है केंद्र से जीवा पर जब हम लंब डालते हैं तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है, ये आपस में बराबर हो गए। यहां से जब हमने प्रोसेस किया तो हमारे पास पी क्यू बराबर आर एस आ गया। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने इस प्रमेय को सिद्ध किया है। तो बच्चों अब करते हैं हम इसका उदाहरण 1। यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले व्यास से समान कोण बनाएं, कौन सा, देखो दो आपके पास जीवाएं हो गई ए बी और सी डी, इनका प्रतिच्छेद बिंदु है ई, और इस ई बिंदु से आपका व्यास पी क्यू गुजर रहा है, और ये पी क्यू क्या कर रहा है, समान कोण बना रहा है।
समान कोण मतलब ये कोण बराबर ये कोण, समान कोण बना रहा है। तो हम सिद्ध करना है कि वे जीवाएं बराबर हैं, मतलब ए बी बराबर है सी डी के। तो देखिए किस प्रकार इसे सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया गया है कि वृत्त के, क्या है आपके पास, वृत्त की दो जीवाएं हैं हमारे पास, ए बी तथा सी डी, और ये हमारे ई बिंदु से प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो वृत्त की दो जीवाएं ए बी व बी सी, ए बी व कौन सी है, ए बी व सी डी है, जो ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जो ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, कर गए। और इस ई बिंदु से व्यास हमारा पी क्यू गुजरता है। इस ई बिंदु से व्यास पी क्यू इस प्रकार गुजरता है कि, इस प्रकार गुजरता है कि दो कोण ये कर रहा है बराबर, मतलब कौन कौन से कोण बराबर कर रहा है, ए ई क्यू, कोण ए ई क्यू बराबर कर रहा है कोण डी ई क्यू के। क्या कर रहा है कि ये जो कोण ए ई क्यू है ये बराबर है कोण डी ई क्यू के। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जीवाएं कैसी होंगी, जीवाएं हमारी लंबाई में समान होंगी, मतलब ए बी को बराबर सिद्ध करना है सी डी के। तो देखो रचना कर लेते हैं। रचना में हमने क्या किया है कि जीवा ए बी पर लंब डाला है हमने ओ एल, और जीवा सी डी पर हमने लंब डाला है ओ एम। तो रचना में हमने क्या किया है, जीवाओं ए बी व सी डी पर लंब, कौन कौन से लंब डाले हैं, लंब हमने डाले हैं कौन कौन से, ओ एल व ओ एम, क्रमशः ओ एल व ओ एम डाले, ओ एल व ओ एम खींचे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपके इसमें रचना। अब क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे उपपत्ति। तो देखो उपपत्ति में क्या कर सकते हैं, देखिए हमने क्या किया, हमने जैसे ही लंब डाला, तो लंब डाला है हमने यहां पर, तो डाला है ओ एल, और यहां पर लंब डाला है ओ एम। तो हमारे पास यहां पर दो त्रिभुज मिलते हैं। एक त्रिभुज हमें मिल गया ये वाला, क्या है इस त्रिभुज का नाम, एल ई ओ, और एक त्रिभुज हमें मिल गया ये जस्ट इसके नीचे वाला, एम ई ओ। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो अब हम करेंगे त्रिभुज, कौन कौन से लिया है हमने, हमने लिया है एल ई ओ व त्रिभुज एम ई ओ में क्या कर सकते हैं, देखो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो देखो ये कोण जो है वो हमारे इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कोण ए ई क्यू बराबर दिया गया है कोण हमारे पास डी ई क्यू के। तो जब बड़ा कोण बराबर है तो ये त्रिभुज में ये कोण और नीचे वाले त्रिभुज में ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि कोण कौन सा वाला, एल ई ओ, ये बराबर होगा किस कोण के बराबर होगा, एम ई ओ के बराबर होगा। और इसका कारण क्या हो जाएगा, कारण ये होगा चूंकि हमें दिया गया है ए ई क्यू, चूंकि ए ई क्यू कोण बराबर है हमारे पास कोण डी ई क्यू, ये दोनों कोण हमें बराबर दिए गए हैं, तो हम यहां से इस कोण को बराबर कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ए। अब बात करते हैं देखो हम किसी और कोण की। तो आप गौर से देखो ये 90 का है तो ये भी 90 का और ये भी 90 का, मतलब ई एल ओ कोण
ELO बराबर है कोण, नीचे वाला कोण कौन सा है, ये वाला, ये हो जाएगा, ये तो हो गया ELO, ये हो जाएगा EMO। और ये दोनों कोण कैसे हैं, ये दोनों कोण हमारे 90 डिग्री के हैं, तो हम लिख सकते हैं दोनों 90 डिग्री के कोण। अब देखो दो कोण हो गए, तो हमें चाहिए एक भुजा। अब भुजा कौन सी बराबर होगी, तो गौर से देखो, ये OE जो भुजा है, कौन सी भुजा, OE भुजा, ये दोनों त्रिभुजों में आ रही है, मतलब ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। तो OE बराबर है OE, ये हो गई हमारी उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए दो कोण व एक भुजा, तो या तो लगेगा ASA या लगेगा AAS। तो इसमें एक कोण तो हमारे पास है ये L इधर वाला, और एक कोण है हमारे पास E, और इन दोनों कोणों के बीच की भुजा है EL, लेकिन हमने भुजा ली है OE, मतलब लगेगा यहां पर AAS सर्वांग समता कसौटी। तो अतः AAS सर्वांग समता कसौटी से, अतः AAS सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएगा बच्चों, AAS सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज LEO सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज MEO के। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो हम क्या लगा सकते हैं बच्चों, हम यहां लगा सकते हैं CPCT नियम। तो CPCT से क्या हो जाएगा, इसमें आपकी संगत भाग बराबर हो जाएंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि OL बराबर होगा OM के, OL बराबर होगा OM के। और हमें क्या सिद्ध करना है कि दोनों जीवाएं बराबर हैं, मतलब AB बराबर CD हमें यहां पर सिद्ध करना है। तो देखिए क्या हो रहा है, इसका मतलब यह है कि ये दोनों जीवाएं आपकी केंद्र से समान दूरी पर है। तो यदि हमारी दो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हो तो वो आपस में बराबर होती हैं। तो यदि दो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हो तो वे बराबर होती हैं। क्या होती हैं, वे बराबर होती हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी जीवाएं AB बराबर होगी CD के, अतः AB बराबर होगा CD के। और बच्चों यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर सिद्ध किया है। क्लियर। तो देखिए बच्चों, हमने इस भाग में क्या सीखा, हमने समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियों को पढ़ा, जिसमें हमने दो प्रमेयों को जाना। पहली ये थी कि यदि हमारे पास समान लंबाई की जीवाएं हैं तो उनकी केंद्र से दूरियां बराबर होंगी, और एक थी हमारे पास यदि दो जीवाओं की केंद्र से दूरियां बराबर हैं तो दोनों जीवाएं क्या होंगी, लंबाई में बराबर होंगी। तो बच्चों ये थे आपके सीखने के प्रतिफल। अब हम करते हैं मूल्यांकन के कुछ प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, यदि CD बराबर 8 सेमी है, CD 8 है, और AB की लंबाई क्या होगी। देखो केंद्र से इस वाली जीवा की दूरी और केंद्र से इस वाली जीवा की दूरी, दोनों दूरियां बराबर हैं, तो हम प्रमेय का उपयोग करके कह सकते हैं कि दोनों जो हमारी जीवाएं हैं ये लंबाई में बराबर होगी। CD 8 है तो यहां से AB भी हमारी 8 cm हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए आरेख से यदि दो जीवाएं AB और CD के लिए AB बराबर CD हमें दिया गया है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो यदि दो जीवाएं लंबाई में बराबर हैं तो उनकी केंद्र से दूरियां क्या होंगी, उनकी केंद्र से दूरियां बराबर होंगी, मतलब OM बराबर होगा ON के। तो इसका सही है। ठीक है बच्चों, तो ये भाग बच्चों हम करते हैं यहां पर समाप्त। इस भाग में हमने समान जीवाएं एवं उनकी केंद्र से दूरियों को पढ़ा तथा हमने दो प्रमेयों को इसमें जाना था। अब अगले भाग में
हम करेंगे प्रश्नावली 9.2 को हल। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।